हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है आज हम लोग इसको समझेंगे और मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें आपको बहुत ढेर सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं, मतलब टर्म्स होंगे, उनके बारे में अगर जब तक नहीं बारीकी से पता होगा तब तक ये मोल कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाएगा, कैलकुलेट भी कर लोगे सब चीजें, लेकिन इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाएगी अगर जब तक उन शब्दों को मतलब नहीं समझ में आएगा। तो मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है। जैसे कि देखिए, ये मेरे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है एक, ठीक है, इसमें पानी है ये हमारा। तो इस पानी का अगर कहा जाए कि वैल्यूम निकालना है तो आप सब लोग जनरली कैलकुलेट कर लोगे इसका वैल्यूम। फिजिक्स की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिजिक्स हमें ये बताती है कि ठीक है, हम इसका वैल्यूम आपको बताते हैं कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सिर्फ वैल्यूम निकालने तक का नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमको डिटेल में जाके नॉलेज देता है। और नॉलेज किस चीज़ की देगा कि ये जो मेरे पास पानी है, इस पानी की मात्रा कितनी है, ये चीज़ आप बता सकते हो, क्योंकि गिलास का आप खाली गिलास का आप वेट कंसीडर कर लोगे और इसके भरे के, मतलब ये देखिए, ये गिलास है हमारा, इसमें पानी भरा हुआ है और ये हमारा खाली गिलास है। तो खाली गिलास के भार को अगर इस गिलास के भार से अगर माइनस किया जाएगा तो हमारा इसमें पानी कितना है इसका भार आ जाएगा। तो मतलब अगर मैंने आपको जनरली बोल दिया कि मेरे पास क्वेश्चन देखिए 100 ग्राम H2O है, वेट इसका कैलकुलेट कर लिया, ये 100 ग्राम H2O निकला, या फिर यहाँ पे 200 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका वेट मैंने निकाल लिया तो क्वेश्चन अब देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर 100 ग्राम मेरे पास वाटर है तो उस वाटर में, तो इस वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्राम अगर ये वाटर है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें। वाटर के आपने मॉलिक्यूल अगर बता दिए तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। आपने वो सब चीज़ें अगर बता दी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। और अगर आपने वो भी बता दिया तो हम पूछेंगे आपसे हाउ मैनी प्रोटॉन उसमें कितने होंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या हाइड्रोजन के प्रोटॉन कितने होंगे। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने होंगे। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाइड्रोजन एटम कितने होंगे या ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो आप देखिए कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वाटर के अंदर की बात हो रही है, ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है। तो मोल कॉन्सेप्ट हमको ये सब चीज़ें पता लगाने में हेल्प करेगा। तो किस तरीके से हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, यही चीज़ें हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एक बात समझिए, सिर्फ वाटर के ही नहीं मॉलिक्यूल, हम लोग किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूलर अगर किसी भी कंपाउंड का फार्मूला, उसको अगर 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम अगर ले लिया बाई वेट, तो हम उसके भी मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ तक न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको ही हमें यहाँ सीखना है मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट आप एक तरीके से समझिए, हर तरीके से यहाँ पर रिलेट किया जाएगा जिससे आप इसका सही एडवांटेज आप समझ पाए। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोल, सबसे पहले मोल समझिए क्या है। मोल को समझने से पहले एक बात समझनी होगी कि केमिस्ट्री में मैंने ये बात करी थी, हम लोग जानते हैं एटम, हम लोग क्या जानते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, और हम लोग आयंस भी जानते हैं। आयंस के बाद हम लोग जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल।
सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी तक हम इनकी बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे और भी होते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ही बात करेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मोल क्या होते हैं। मोल में हम पता क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। अब ये समझिए, एटम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एटम जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल भी हमारे बहुत छोटे होते हैं। मतलब इतने होते हैं कि एक पॉइंट, अगर मैंने एक पॉइंट बना दिया तो हो सकता है इसमें करोड़ों एटम हो एक पॉइंट में, किसी भी एलिमेंट की अगर बात करें। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं सभी में से। तो इन एटम्स को, इन मॉलिक्यूल्स को, इन आयंस को एक साथ, इनके साथ वर्क करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक यूनिट बनाई। हम लोगों ने क्या बनाई? एक यूनिट। जैसे एक टन होता है, एक केजी होता है, एक कुंटल होता है, एक नंबर को डिफाइन करता है। एक कुंटल कोई चीज़ अगर बोली जा रही है तो यानी 100 है, 100 केजी। और अगर एक टन अगर किसी चीज़ की बात करी जा रही है तो 1000 किलो इसका मतलब हुआ। जैसे एक दर्जन, अगर एक दर्जन अगर बात करी गई तो यानी नंबर वहाँ कितना बताया जा रहा है? 12। उसी तरीके से हम लोगों ने एटम, मॉलिक्यूल, आयन, सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर लेके अगर इनकी बात करने की कोशिश करी तो इनको हमेशा ये कहा गया कि मोल में लिया जाएगा, एक मोल में। तो एक मोल भी इसी तरीके से कुछ नंबर होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता, इनको सब उठाया नहीं जा सकता है। तो इनकी एक मोल क्वांटिटी हमेशा आपको लेना अनिवार्य है, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। तो एक मोल क्या होता है? तो मोल एक नंबर है, तो उसका अमाउंट कितना है, उस नंबर की वैल्यू कितनी है। जैसे एक दर्जन की वैल्यू कितनी है? 12। एक टन की वैल्यू कितनी है? 1000। एक कुंटल की वैल्यू कितनी है? 100। उसी तरीके से एक मोल की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बोला एक मोल हाइड्रोजन के एटम लिए, यानी कि मैंने 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम लिए हैं। अगर मैंने बोला एक मोल H2O के मॉलिक्यूल लिए हैं, H2O जल के मॉलिक्यूल लिए हैं, वाटर के, तो यानी मैंने 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिए हैं, किसके? वाटर के। उसी तरीके से आयन, उसी तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर मैंने बोला एक मोल लिए हैं तो इतने लिए जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको ये बात अगर समझ में आई हो तो आप इसको नोट करिए। फिर इसका एडवांटेज देखते हैं क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। मोल इज जस्ट ए नंबर दैट इज डिफाइंड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ एनी पार्टिकल। और पार्टिकल हमारे कौन से होंगे? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो हमारे वही होंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। अब समझिए रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक रिएक्शन को अगर लिखूं तो N2 प्लस 3H2 ये मैंने एक रिएक्शन लिखी। तो इस रिएक्शन में ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमारा वहाँ पे कंपाउंड बना। ये NH3 मतलब ये हमारा अमोनिया बना, अमोनिया इसको बोलते हैं, ये अमोनिया है हमारा। तो अमोनिया देखिए बन किस तरीके से रहा है हमारा। देखिए अल्टीमेट गोल क्या है, इस पानी के में कितना, ये 100 ग्राम अगर पानी है हमारा तो इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, वो कैलकुलेट करना। उसकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हो रही है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले ये समझिए आप, इसमें ये पोर्शन क्या होता है, ये रिएक्टेंट पोर्शन होता है। रिएक्टेंट में हमारे 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, जो एक यूजफुल कंपाउंड जिसका यूज होगा। और ये जो एरो है, एरो
रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ये प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी तरफ एरो होता है, और ये हमारा हमेशा इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करता है। एरो जो है हमारा इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया गया तो NH3 फॉर्म में अमोनिया हमारा बना। तो अब देखिए इस रिएक्शन को पहले समझना आना चाहिए आपको। अब इसमें यहाँ पर N2 लिखा हुआ है और यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, मतलब ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन का एक एटम नहीं है, ये नाइट्रोजन के दो एटम है। देखिए नाइट्रोजन N2 लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो बॉन्डिंग कितने की हो रही है? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इस N2 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये हमारा N2 बन रहा है। तो ये N2 क्या है? N2 नाइट्रोजन, N2 में नाइट्रोजन के दो एटम मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नाइट्रोजन के दो एटम मिलके नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये चीज है H2 इस तरीके से है। आप समझिए पहले ये नंबर क्या बोल रहा है और ये नंबर क्या बोल रहा है, इसका मतलब अभी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हुआ, तो हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो हमें अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल मिले हैं। तो और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है इसको ही क्या बोलते हैं? मोल। अब रिएक्शन को इस तरीके से बोला जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करती है तो 2 मोल अमोनिया बनती है, और मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब कि इतने ही नाइट्रोजन लिए गए हैं और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो इतने लिए गए हैं हमारे हाइड्रोजन, तब हमारे 2 मोल अमोनिया के बने हैं। तो ये है रिएक्शन, ठीक है। अभी आप इसको नोट करिए, जितना आपको नोट करने को समझ में आ रहा है, फिर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो नाइट्रोजन NH3 को इस कंपाउंड फार्मूले से बताया जा सकता है, मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, किसका? अमोनिया का। 3 हाइड्रोजन के एटम और एक नाइट्रोजन के एटम मिलके क्या बना रहे हैं? एक अमोनिया का मॉलिक्यूल। और कितने अमोनिया बने? 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं हमारी इस रिएक्शन से। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, इसको बोलते हैं बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन है। इसको आप नोट करिए, फिर अभी और बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, ये जो मोल है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3, नाइट्रोजन के कितने मोल है? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। इस रिएक्शन को इस तरीके से बोला जा सकता है। तो अब नंबर ऑफ मोल, ये इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल। 3 मोल है तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब समझते जाइए, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल हमारा क्या कितना है? 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रख दिया जाएगा। गिवन मास हमें नहीं पता, अननोन है। यहाँ पर
हाइड्रोजन का कितना मास है उसको नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मोलर मास क्या होता है। अब मोलर मास आपको नहीं पता है क्या होते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन टर्मों को आप बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे कि अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मोल आपको पता है। मोल क्या है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, इनमें से किसी भी चीज को अगर 6.023 × 10⁻23 अगर लिया जाएगा तो वो एक मोल कहलाएगा। एक मोल में सब चीजें आ रही हैं, एटम भी आ रहा है, मॉलिक्यूल भी आ रहा है, आयंस भी आ रहे हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल भी आ रहे हैं। तो इतनी चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आ पाएंगी, आपको रिलेट कर पाओगे। अब देखिए नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। इसमें नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया बनी, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल है 2। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 है। तो ये चीज आपको पता है। गिवन मास मतलब जैसे ये हाइड्रोजन का मोल मैं बोल रहा हूँ 3 मोल हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ 10 ग्राम या 4 ग्राम या 3 ग्राम ऑक्सीजन है, ग्राम में अगर मैं बोलूँ अमाउंट में गिवन वो गिवन मास हो जाएगा। या नाइट्रोजन यहाँ पर मैं ग्राम में बोलूँ जैसे 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ग्राम में अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो गिवन मास हो जाएगा। तो ये बात ठीक है यहाँ तक। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर दिया जाए ना दिया जाए तो वो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मोलर मास को समझते हैं क्या होता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मोलर मास समझाता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब समझते जाइएगा आप चीजें। मोलर मास हमारे दो तरह के होते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब समझिए कहीं पर भी किसी भी चीज के एटॉमिक मास दिया गया है या फिर मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, दोनों में से अगर एटॉमिक मास है तो उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। किसी भी एटम का मास अगर दिया गया है, एटम हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 होता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का अगर मैं 1 लिखूं, नाइट्रोजन का 14 अगर मैं मास लिखूं, तो ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है। ये एक एटम का जो मास है वो उसका एटॉमिक मास होगा और इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट AMU बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, इट इज नथिंग, लेकिन वहां पर AMU लिखा जाता है एटॉमिक मास में। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं H2 की बात करूँ या फिर मैं N2 की बात करूँ, तो N2 का एक नाइट्रोजन हमारा कितना है 14 AMU का, तो 2 नाइट्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे 28 AMU। उसी तरीके से H2 अब हमारा एटम नहीं रह गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल का मास हो गया मॉलिक्यूलर मास, जिसका वेट हो गया 2 AMU। उसी तरीके से अगर एटम का अगर वेट अगर बोला जाएगा तो वो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल का अगर मास बोला जाएगा तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 AMU लिखा हुआ है ये 28 AMU N2 का। N2 अब हमारा मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिए हैं नाइट्रोजन के, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। उसी तरीके से एटॉमिक मास में हमारा सिंगल यूनिट था, सिंगल यूनिट नाइट्रोजन का, सिंगल यूनिट हाइड्रोजन का। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास में ये हमारा 2 एटम मिलकर एक मोल बना रहे, एक मॉलिक्यूल बना रहे और उसका मास हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली एटॉमिक मास फिर मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से ना बोल के एक बार में मोलर मास बोल दिया जाता है। दोनों को एक बार में, दोनों को अगर एक साथ बोला जाए तो मोलर मास बोल दिया जाता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह पे कहीं कहीं पर आपने एटॉमिक वेट के बारे में भी सुना होगा, और मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक मास अलग चीज है, एटॉमिक वेट अलग चीज है, मॉलिक्यूलर मास अलग चीज है, मॉलिक्यूलर वेट अलग चीज है। अब है क्या, इसको भी यहीं पर अगर डिस्कस कर लिया जाए तो आपके चीजें, अब इस चीज को आप नोट भी कर लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब एटॉमिक वेट की बात करते हैं, और
मॉलिक्यूलर वेट। अब ध्यान से समझिए, एटॉमिक मास की जब बात करी जाएगी तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, सिंगल यूनिट। किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन की सिंगल यूनिट का जो मास है वो 1 AMU है, या फिर नाइट्रोजन का 14 AMU है। ये सिंगल यूनिट की बात करी जा रही है एटॉमिक मास के रूप में। लेकिन जब एटॉमिक वेट कहा जाएगा, अगर मैं बात कहूँ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन बोलूँ तो इसमें बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। हाइड्रोजन डिफाइन नहीं कर पा रहे हूँ मैं, हाइड्रोजन क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का मैं एटम बोल रहा हूँ, या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, या हाइड्रोजन का एलिमेंट बोल रहा हूँ। देखिए बात समझिए, तीनों बातें आपको पता है। तो अगर मैं एलिमेंट हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो उसका जो एवरेज वेट होगा, वो उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा। उसी तरीके से कोई अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, जैसे मैंने कहा अमोनिया, तो अमोनिया का एक सब्सटेंस है, वो कुछ अमाउंट, और उसका अमोनिया का जो सब्सटेंस मैंने लिया है उसका जो एवरेज वेट है वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो कुल मिला के आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट पे। आपको एटॉमिक मास समझना है, मॉलिक्यूलर मास समझना है, क्योंकि ये एक एवरेज वेट होता है। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की ही बात करी जाए तो वो एटम के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, या मॉलिक्यूल में बात कर रहा हूँ, या हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, या हाइड्रोजन के आयन के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर हाइड्रोजन के एलिमेंट का अमाउंट कितना है, ये कुछ भी यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ हाइड्रोजन बोल देने मात्र से इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसी कंफ्यूजन के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ अमाउंट में लिया गया है हाइड्रोजन, मतलब वो सब्सटेंस अगर किसी मात्रा में लिया गया है तो उस मात्रा का जो एवरेज वेट होगा, तो अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिंगल यूनिट है तो सिंगल यूनिट की केस में क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। आई होप आपको बात समझ में आ पा रही है। अगर आपको मोलर मास समझ में आता है तो आगे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ मोलर मास लिखा हुआ होता है, 2 एरो लगे हुए होते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब समझिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैं बोल रहा हूँ 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, 14 होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो आपको इतनी बात अगर समझ में आती है तो ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में या तो दिया होगा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरली दिया होता है। जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है वेट, AMU यूनिट, AMU होती है इसकी, तो ये एटॉमिक मास है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो एडवांटेज देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट का क्या है। तो मैं इसको फिर से रफ करूँगा। अब समझिए, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास की जगह पर एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ मोल हमारे यहाँ पर कितने हैं, 1। ये देखिए नंबर ऑफ मोल 1 है। गिवन मास हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x है। और मोलर मास, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन है कितने, 2 नाइट्रोजन है, N2 है, N2 के फॉर्म में। तो 14 + 14 × 2 ये हमारा कितना हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना आ गया, 14 2 जा 28, और ये 1 से मल्टीप्लाई करा तो 28 ग्राम। इतनी बात अगर आप समझ में आई तो यहाँ पर नाइट्रोजन यानी कितना लिया गया है, नाइट्रोजन लिया गया है 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन या फिर 28 ग्राम नाइट्रोजन, दोनों बातें सही हैं। अब इसी तरीके से इसी फार्मूले का यूज करके हाइड्रोजन के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल हमारे कितने हैं, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ नाइट्रोजन को कैलकुलेट करा है, 1 and 2 को यहाँ पे कैलकुलेट करा। उसी तरीके से
3H2 की यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला यही लगेगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल हमारे कितने हैं, ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ मोल हमारे यहाँ पर इस कंडीशन में कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ पर लिख दिया। और गिवन मास कितना है नहीं पता है तो उसको y मान लीजिए। इसके मास को जहाँ पर 28 दिया गया है वहाँ पर x माना था तो इसको y मान लेते हैं। और हमारा मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, आप बात समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर हमारा H2 दिया गया है, तो 1 हाइड्रोजन हमारा होता तो 1, 2 हाइड्रोजन है तो हमारा 1 × 2, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारा 2 3 जा 6 ग्राम हमें क्या दिया गया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 ग्राम। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अमोनिया के लिए। अमोनिया के लिए अब कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। तो अमोनिया के लिए अमाउंट कितना हो गया, 2NH3। तो नंबर ऑफ मोल कितने हमारे, 2। अब गिवन मास नहीं पता है, इसको मान लिया जेड मान लिया। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 नाइट्रोजन का मॉलिक एटॉमिक मास कितना होता है, 14। और 3 हाइड्रोजन का ये हो गया, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर फिर कैलकुलेट करते हैं 17, जेड इक्वल टू 72 जा 34 ग्राम। 100 ग्राम लिख लीजिएगा यूनिट। एक ग्राम। अब ये बात समझिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन को जब 6 ग्राम हाइड्रोजन से मिलाया गया तब ये आपस में जुड़ गई। 28 और 6 को अगर जोड़ेंगे 28 और 6 को तो 34 आएगा। तो 34 ग्राम हमारी क्या बनी, अमोनिया। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके इस रिएक्शन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको नोट करिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। 28 ग्राम 6 ग्राम और यहाँ पर 34 ग्राम लिख लीजिएगा। जी लिखेंगे तो ये गैस से कंफ्यूज हो जाएंगे, ग्राम लिखिए। इसको नोट कर लीजिए आप। इसी फॉर्मूले का यूज किया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू इस फॉर्मूले का यूज किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये रिएक्शन हमारी कह के आ रही है। अब देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिलता है तो 2 मोल अमोनिया का बनता है। इस रिएक्शन को इस तरीके से बोला जा रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जब अपक्रिया करता है या रिएक्शन करता है तो फिर 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जा रहा था, तो अब रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। 28 ग्राम नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराई जा रही है तो हमारा 34, 28 और 6 को मिलाया तो 34 ग्राम अमोनिया बन रही है। 34 ग्राम अमोनिया मिल रही है, अमोनिया मिलेगी। तो देखिए, रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसी रिएक्शन को। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह पर N2 कर दीजिए, इस जगह पर N2, और यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और अमोनिया को NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन और 34 ग्राम अमोनिया हमको मिलती है। तो रिएक्शन इस तरीके से लिखी जा रही है। तो अभी आपको उस फॉर्मूले का यूज समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमारे 2 तरीके से होते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या है, वो एक एवरेज वेट को बताते हैं कि हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए या फिर किसी भी एलिमेंट का अगर नाम लेके अगर बात करी जाए तो वो पर्टिकुलर ये बताता नहीं है कि हम लोग
एटम के बारे में बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं या उसके आयंस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उसका अमाउंट कितना है, इस चीज़ को बताता नहीं है। तो वो जो एवरेज वेट को वहाँ पर बताया जाएगा, उस एवरेज वेट को ही क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। जैसे अमोनिया का हम लोगों ने वेट यहाँ पर कैलकुलेट किया था, नाइट्रोजन हमारा कितना था 14, हाइड्रोजन हमारा 1 होता है और यहाँ पर 3 थे, तो उसको हम लोगों ने मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उसको भी मोलर मास ही बोलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, हाँ ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम लोगों ने ये जो वाटर लिया है 100 ग्राम वाटर, क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, हम लोग किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 100 ग्राम H2O, ये क्वेश्चन है हमारा। 100 ग्राम H2O में H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे, एटम कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलग ऑक्सीजन के अलग और दोनों के मिलाकर कितने कितने होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इस रिएक्शन को आप नोट करिए, तो फिर इसकी तरफ भी चलते हैं हम लोग। गाइस क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो फिर इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम लोग इसी के बाद ही इस वीडियो को हम लोग देखते हैं 100 ग्राम H2 में मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह को ज़्यादा अच्छे से तब बात कर पाएंगे। अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फिर वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, आपको बाउंस होने लगेगा। तो आप इसको नोट करिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।